ऑलराइट, सो नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में चॉइस मिल रही है। यूजुअली ऐसा ही होता है, बट आई वुड स्टिल से कि आप दोनों चैप्टर्स को ही अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको बेटर आता है आप उससे अटेम्प्ट करो, राइट? Then on 31st March, the balance sheet of Zoya and Zara, who were sharing profits and losses in the ratio of 3:2, was as follows. तो ये balance sheet आपको given है, old ratio is 3:2. तो देखते हैं, this is the balance sheet. Simply यहाँ पे मैं उन items के आगे dot लगा लेती हूँ जिन्हें या तो distribute करना है या तो write off करना है, जैसे goodwill, P&L account और यहाँ पे हो गया हमारा general reserve. Let us read now. They decided to admit Sarah for 1/5 share in the firm on the following terms. Goodwill of the firm is valued at 28,000. तो आपको पता है जो goodwill हमें admission chapter में given होती है outside the balance sheet, वो हमें क्यों given होती है? ताकि हम new partner की goodwill calculate कर सके, premium for goodwill, और वो दे सके old partners को sacrificing ratio में, right? डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, ये हमारा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करो 40% से रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करना है बाय 800, तो जितने से इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है उस वैल्यू को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। A liability of ₹1,000 included in the creditors is not likely to arise. ये अच्छी बात है कि हमें 1,000 रुपीज क्रेडिटर्स को अब नहीं देने पड़ेंगे, राइट? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जोया, जारा एंड सारा विल बी 5:3:2। इससे हमें ये पता लगता है कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है। Then Sarah was to contribute capital equal to 1/5 of the total capital of Zoya and Zara after all adjustments. तो यहाँ पे adjustment of capital का केस है बट बहुत ही सिंपल है, तो हमें यहाँ बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे बैलेंस शीट उन्होंने नहीं मांगी है, तो आप बैलेंस शीट अगर बनाने लग जाओगे दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो बहुत ही सिंपल होता है। डेबिट साइड पे हम बुरी चीजें दिखाते हैं जैसे लायबिलिटी का बढ़ना, एसेट का कम होना, और क्रेडिट साइड पे हम अच्छी चीजें दिखाते हैं जैसे एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना। तो यहाँ पे डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, तो इसे हम यहाँ पे शो कर देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इसे हम 10% से कम कर देंगे, सो 3,000। देन वी हैव एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 40%, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। 25,000 का 40% हो जाएगा यहाँ पे 10,000। ओके, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपने इंक्रीज करना है बाय 800, तो ये हमें लायबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ रही है, तो हम इसे डेबिट साइड पे शो करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। आफ्टर दैट वी हैव कि क्रेडिटर्स को हमें 1,000 नहीं देने पड़ेंगे, ये लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, तो अच्छी बात, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट? दैट्स इट, इतना ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अब हम इसकी बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर देते हैं, विच इज गेन ऑन रिवैल्यूएशन। गेन ऑन रिवैल्यूएशन मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशियो, सो वो मिलेगा जोया और जारा को इन द रेशियो 3:2, जो कि हमारी ओल्ड रेशियो है। सो दिस विल बी 11,000 minus 3,000, 8,000 minus 800, 7,200। 7,200 को 3:2 में करो तो you'll get 4,320 and 2,880। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। इसको प्रॉपर तरीके से आप बनाएंगे। ओके, उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पे एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जैसे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है बट ये नहीं बताया हुआ क्लियरली कि नया पार्टनर अभी के अभी गुडविल लेकर आ रहा है या नहीं। तो हम ये मानते हैं कि अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा है तो वो अभी गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, तो हम जो नया पार्टनर है उसे अपना डेटर बना रहे होते हैं विद द अमाउंट ऑफ गुडविल जो वो फ्यूचर में लेकर आएगा यूजिंग द करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी गुडविल की एंट्री होगी ना, दैट विल बी सारा's करंट अकाउंट डेबिट
टू जोयाज कैपिटल अकाउंट टू जाराज कैपिटल अकाउंट। देखो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर हम ये अजम्पशन ना लेते, हम कहते कि वो अभी की अभी गुडविल ला रही है, तो हम क्या एंट्री करते? फर्स्ट एंट्री की बात करूं अगर, बैंक अकाउंट डेबिट टू साराज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जोयाज कैपिटल अकाउंट टू जाराज कैपिटल अकाउंट। बट हम ये मानते हैं कि अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा है कि वो गुडविल लेकर आ रही है या नहीं, तो हम मानेंगे कि वो अभी नहीं ला रही, तो दिस इज अ बेटर एंट्री। और इससे पहले जो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू साराज कैपिटल, एक्चुअली उसका अमाउंट भी हमें नहीं पता क्योंकि हमें सारा की कैपिटल यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई, बट इसके लिए हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो, वी नीड द सैक्रिफाइसिंग रेशो, सो लेट अस कैलकुलेट दैट। यहाँ पे ओल्ड रेशो है 3:2 और न्यू रेशो है 5:3:2, जोया, जारा एंड सारा। तो अगर बात करें जोया की, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 3/5 माइनस 5/10, सो दैट विल बी, ये आ गया हमारा 1/10। देन जारा की अगर बात करें 2/5 माइनस 3/10, दिस इज ऑल्सो 1/10। तो ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 1:1, 1:1। तो अब सारा को जो हमें डेटर बनाना है फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल जो वो फ्यूचर में लेकर आएगी, सो दैट विल बी 28,000 इंटू 1/5, ठीक है। सो दैट इज 5600 और इससे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में कर देंगे 1:1, सो दैट इज 2800 एंड 2800, ठीक है। ठीक है, तो ये एंट्री हमने पास कर ली, इससे हमें कैपिटल अकाउंट बनाना इजी हो जाएगा। चलिए अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं विच दे हैव आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बी केयरफुल, कोई भी आइटम यहाँ पे आपकी छूट ना जाए। जोया, जारा एंड सारा, इसी तरह यहाँ पे जोया, जारा एंड सारा, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे बैलेंस बीडी पर्टिकुलर्स में, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन का गेन, ठीक है। देन यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट जो सारा की कैपिटल होगी विच वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, अभी हमें नहीं पता। बाय सारास करंट अकाउंट, ये जो एंट्री अभी मैंने पास की थी उसे हम पुट कर रहे हैं। बाय जनरल रिजर्व ऑल्सो, जनरल रिजर्व भी था बैलेंस शीट में जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहां पर हमारे पास है गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, एंड ऑल्सो P&L अकाउंट जो डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट में। देखते हैं अभी और भी चीजें हो सकती हैं। सो बैलेंस BD फर्स्ट ऑफ ऑल 50,000 एंड 35,000, यहाँ पर 50,000 एंड 35,000। देन रीवैल्यूएशन का जो गेन आया था दैट वाज 4,320 एंड 2,880। देन सारास करंट अकाउंट के आगे जो हमने वैल्यूज लिखी थी 2,800 एंड 2,800। देन जनरल रिजर्व की वैल्यू है हमारे पास 16,000 जिससे हमें ओल्ड रेशो में करना है, 3:2 में करना है, सो दैट इज 9,600, 6,400। देन वी हैव गुडविल, गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन थी दैट इज 10,000 जिससे हमें अगेन राइट ऑफ करना है 3:2 की रेशो में, सो दैट इज 6,000, 4,000। एंड वी ऑल्सो हैव P&L का डेबिट बैलेंस विच इज 28,000 जिससे अगेन 3:2 की रेशो में करें, सो 16,800 एंड 11,200, ठीक है। एक बार यहां तक देखो, तो यहां पर हमें सारा की कैपिटल निकालने के लिए उन्होंने कहा है कि सारा की कैपिटल होगी 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जोया एंड जारा
आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जोया और जारा की कैपिटल्स निकाल देते हैं क्योंकि उनके अकाउंट में हमने सारी एंट्रीज कर दी हैं। सो वी विल कैलकुलेट द बैलेंस CD फॉर जोया एंड जारा। बैलेंस CD हम फाइंड कर लेंगे। सो दैट इज 43920, सिंपली 50,000 प्लस 4320 प्लस 2800 प्लस 9600 माइनस 6000 माइनस 16800। इसी तरह जारा का फाइंड आउट करेंगे विच विल बी 31880। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इसका हम 1/5 फाइंड आउट करेंगे। 43920 प्लस 31880 का 1/5, तो ये हमारा आ जाएगा 15160। तो ये हमारी कैपिटल आ गई है सारा की 15160 एंड दैट्स इट। इसी को हम यहाँ पे फाइनल कैपिटल बना के दिखाएंगे। दैट्स इट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन भी बन गया, बैलेंस शीट बनानी नहीं है और वर्किंग भी हमने करके दिखा दी है, राइट। सो दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। चलिए अब हम देखते हैं रिटायरमेंट का क्या क्वेश्चन है जो ऑप्शन में गिवन है। लेट अस लुक एट दिस। मार्क, मस्क एंड एलन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ऑन 31st March एलन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म और उसकी रिटायरमेंट के समय ये बैलेंस शीट हमें गिवन है। पहले इसमें मार्क कर लेते हैं वो चीजें जिन्हें राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसी कोई भी चीज नहीं दिख रही, ठीक है। देखते हैं। ऑन एलन्स रिटायरमेंट इट वाज अग्रीड दैट प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 5% रीवैल्यूएशन में, फर्नीचर विल बी एप्रिशिएटेड बाय 2000 रीवैल्यूएशन में, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड रीवैल्यूएशन में, provision for bad debts was to be maintained at 5% on debtors revaluation, provision for legal damages to be made revaluation, goodwill। now retirement chapter में जो goodwill आपको given होती है outside the balance sheet, वो हमें क्यों given होती है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, राइट, जो कि एक्चुअली रिटायरिंग पार्टनर ही होता है जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। नथिंग न्यू, रिटायरमेंट चैप्टर में ऐसा ही होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि 50,000 हमें ट्रांसफर करने हैं लोन अकाउंट में और बैलेंस पेमेंट उसे अभी कर देनी है चेक से। व्हाट ऑल दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर, वो हमसे चाह रहे हैं कि हम बनाएं रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीनों चीजें बनानी है। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। सो प्रेमिसेस की वैल्यू को 5% यहाँ पे बढ़ाना है, 5% ऑफ दिस। सो वी विल कैलकुलेट हियर, दिस विल बी 9700। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। देन वी हैव फर्नीचर की वैल्यू को बाय 2000 बढ़ाना है, तो जितने से बढ़ाना होता है या कम करना होता है उसी वैल्यू को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। ये हो गया 2000। स्टॉक की वैल्यू को डेप्रिशिएट करना है 10% से, सो 10% ऑफ 18,000 विल बी 1800। ये डेप्रिशिएट हो गई स्टॉक की वैल्यू। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% होना चाहिए डेटर्स के ऊपर। तो देखो 12,000 का 5% बनता है यहाँ पर 600। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होना चाहिए 600, बट वी ऑलरेडी हैव 800 का प्रोविजन, तो 200 से हमें यहाँ पे प्रोविजन कम करना है, विच इज अच्छी बात क्योंकि लाइबिलिटी को हमें कम करना है। अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स के टॉपिक में कंफ्यूजन है कि रिवैल्यूएशन में कौन सी वैल्यू लिखते हैं कौन सी नहीं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वो जरूर कवर कर लेना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, राइट। तो ये हमने लिख दिया। देन यहाँ पे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस हमें बनाना है 14,400। पहले देखो क्या ऑलरेडी प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है, यस 12,000। तो कितने से हमें प्रोविजन बढ़ाना है? 2,400 से प्रोविजन बढ़ाना है, यानी लाइबिलिटी बढ़ानी है।
तो ये बुरी बात हो गई, इसलिए हमने इसे डेबिट पे लिख दिया, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। ठीक है, ऑलराइट, तो एक बार देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। प्रेमाइसेस हो गया, फर्नीचर, स्टॉक, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द बैलेंसिंग फिगर व्हिच विल बी गेन ऑन रीवैल्यूएशन, gain on revaluation. This will be for Mark, Musk and Allen. ये हमारा आ रहा है 7700, इसे हम रेशो में कर देंगे which is 2:2:1. So 3080, 3080 and 1540. ठीक है, यहां तक एक बार देख लीजिए. Then we will start preparing the capital account. चलिए अब कैपिटल अकाउंट पर आ जाते हैं. बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट का केस नहीं है. जो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था उसमें एडजस्टमेंट करनी थी बट बैलेंस शीट नहीं बनानी थी. इसमें आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी बट बैलेंस शीट बनानी है, तो कॉम्पनसेट हो गया. मार्क, मस्क, एलन, मार्क, मस्क, एलन, राइट. सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस बीडी विच इज द ओपनिंग कैपिटल फॉर ऑल द पार्टनर्स हियर, दैट इज 92,000, 60,000 and 40,000. 92,000, 60,000 and 40,000. Then we have revaluation का gain जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है. $3080, $3080 and 1540. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे गुडविल की जो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है वो एक बार देख लेते हैं. गुडविल ऑफ द फर्म इज 48,000. तो यहाँ पे आपको ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो नहीं गिवन है, तो हम शॉर्टकट यहाँ पे लगा सकते हैं. जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो तो गेनिंग ही होंगे. सो मार्क्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मस्क्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एलन्स कैपिटल अकाउंट. जो रिटायर हो रहा है वो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है. सो एलन को गुडविल में से उसका शेयर मिलेगा विच इज 48,000 का 1/5. ठीक है, इसे अगर ड्रॉप करके देखें तो यही हमारी गेनिंग रेशियो है विच इज 1:1, 2:2 या 1:1. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आएगा आपका 9600 और इसे गेनिंग रेशियो में करना है तो 4800 and 4800. ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. मार्क डेबिट पे है, मार्क के डेबिट पे आ जाओ, अमाउंट लिख दो जो मार्क के आगे है. मस्क डेबिट पे है, मस्क के डेबिट पे आ जाओ, अमाउंट लिख दो. पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में है एलन्स कैपिटल अकाउंट तो लिख दो. देन एलन क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज. ऑपोजिट में दो चीजें हैं तो दोनों लिख दो, दोनों लिख दो. तो यहां पे हम लिखेंगे मार्क्स कैपिटल अकाउंट बाय मस्क्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि 50,000 हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी हम चेक से पेमेंट कर देंगे. तो पहले हम एलन की ही बात कर लेते हैं जो रिटायर हो रहा है. तो टू एलन्स लोन अकाउंट विच दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि 50,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बैलेंस चेक से पे कर दो. ठीक है, तो देखो एक बार कैसे आएगा बैलेंस. 40,000 प्लस 1540 प्लस 4800 प्लस 4800 माइनस 50,000. सो द बैलेंस जो भी आएगा वो आप चेक से पे कर रहे हो अभी, विच विल बी 1140. ठीक है, कैलकुलेट करके देखो. देन वी वुड फाइंड द बैलेंस सीडी फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो कि है मार्क और मस्क. सो दिस इज मार्क का फाइंड करें 90280 एंड फॉर मस्क दिस विल बी 58280. ठीक है,
अब हमें यहाँ पे बनानी है बैलेंस शीट भी, बैलेंस शीट एज एट, दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट ऑब्वियसली. So this is as at 31st March 2023 and this is after retirement. All right, तो देखते हैं, बहुत सिंपली हम बैलेंस शीट बना सकते हैं. जब सारी चीजें बन गई हैं तो बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट डेफिनेटली दिस शुड टैली. तो आपका जो बैंक का अमाउंट है उसमें से माइनस कर देना 1140, बिकॉज इतना आप पे कर चुके हैं. तो बैंक का अमाउंट है हमारा यहाँ पर 55,000. तो 55,000 में से 1140 हम माइनस कर देंगे. उसके बाद हमारे पास है डेटर्स, जिसमें से हमें प्रोविजन माइनस करना होगा, जो कि अभी हमने 5% का ही रखा है. स्टॉक, प्रीमाइसेस और फर्नीचर, ये सारे एसेट्स हैं हमारे पास. स्टॉक, फर्नीचर एंड प्रीमाइसेस. दिस इज 53,860. स्टॉक है हमारा 16,200, फर्नीचर 10,200 एंड प्रीमाइसेस 2,37,100. ठीक है, देख लीजिए एक बार. तो यहां पे है हमारे पास क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, एलन का लोन, ऑब्वियसली ये फर्म की लाइबिलिटी है, और कैपिटल्स की जो वैल्यू आ रही है, कैपिटल्स. मार्क की है 90280 और मस्क की है 58,280. This is 54,000. BP is 24,000. Outstanding rent is 4,400. Provision for legal damages is 14,400. तो इन सब का टोटल करेंगे and this should tally. So this will be 293,560. आप एक बार मैच कर लीजिए and that's it. ये हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. देन ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए जो ऑप्शंस में थे. मूविंग ऑन, इसके बाद है हमारे पास 25th क्वेश्चन. ये भी 6 मार्क्स का है और ये डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से रिलेटेड है. एक बार देखते हैं. Easter, Emma and Lucy were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. On 30th September 22, Lucy died. The partnership deed provided that on the death of a partner, her executors will be entitled to the following. जो बैलेंस है उसके कैपिटल अकाउंट में विच इज 3,15,000 और हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे एट द रेट ऑफ 9%. मैं आपको बता दूं कि इसे उन्होंने पर एनम लिया है मार्किंग स्कीम में. वैसे अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो मीनिंग डिफरेंट होता है. अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो आपको टाइम पीरियड का कुछ नहीं करना होता, बट ये पर एनम से ही हम करेंगे बिकॉज दैट्स हाउ दे हैव डन इट. ये भी एक एरर है. Her share in the profits till the date of her death 70,000 जो हम P&L सस्पेंस अकाउंट से शो कर देंगे. Her share in the goodwill of the firm और goodwill of the firm है 1,50,000. रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी जो हम एंट्री करते हैं गुडविल की वो सिमिलर ही होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. हमें ये बताना है कि कितना अकाउंट हम ट्रांसफर करेंगे लूसी के कैपिटल अकाउंट में. बेसिकली जो बैलेंसिंग फिगर आएगी जो हमने लूसी के एग्जीक्यूटर्स को पे करना है. ठीक है, इसके लिए आप प्रॉपर वर्किंग करेंगे जहां जहां पे भी रिक्वायर्ड है. और हम यहाँ पे बना रहे हैं लूसी का कैपिटल अकाउंट क्योंकि उसी से हमें पता लग जाएगा व्हाट इज द फाइनल अमाउंट दैट नीड्स टू बी पेड टू द एग्जीक्यूटर्स. राइट, सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया बैलेंस बीडी विच इज द ओपनिंग कैपिटल जो हमने उसके एग्जीक्यूटर्स को पे करना है विच इज 3,15,000. 3,15,000.
After that we have IOC, interest on capital account, 9% पर annum के हिसाब से हम पे करेंगे. So 3,15,000 का 9%. How many months was she alive for this year? 6 months. April, May, June, July, August, September. तो 6 months का हम यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, which is 14,175. ठीक है. देन प्रॉफिट का जो शेयर है जो हम P&L सस्पेंस से दिखाएंगे, 70,000 जो उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है. सो दैट्स अ गुड थिंग. अदरवाइज ये हमें वैसे खुद कैलकुलेट करना होता है. और गुडविल की जो एंट्री होगी दैट विल बी ईस्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लूसीज कैपिटल अकाउंट, राइट. ये एंट्री होगी. और इसमें अमाउंट लूसी का जो शेयर ऑफ गुडविल है विच इज 1,50,000 का 1/5, 1,50,000 का 1/5, तो दिस इज 30,000. और इसे ड्रॉप करके आप गेनिंग रेशियो भी पता कर सकते हो, 2:2 या 1:1. सो दिस इज 15,000, 15,000. इसे जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ल्यूसी क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज. ऑपोजिट में है एस्टर और एमा. बाय एस्टर्स कैपिटल अकाउंट 15,000 and by Emma's capital account 15,000. ठीक है, ये हो गया हमारा. यहां तक देखिए. ठीक है, सारी चीजें हमने यहाँ पे दिखा दी. अब हम फाइनल बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे विच इज ल्यूसीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. सो दैट इज 429,175, 429,175. फाइंड आउट कीजिए आप अपने आप एंड मैच कीजिए. ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स के लिए. इसमें कुछ भी हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी. प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी दी हुई थी, बस हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया और गुडविल की एंट्री पास किया. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज ऑल्सो फॉर 6 मार्क्स. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर पार्ट ए. Aecon Limited issued 12,014% debentures of rupees 100 each on 1st April 21. The issue was fully subscribed. According to the terms of issue, interest on debentures is payable half yearly on 30th September and 31st March. यानी आप 2 बार इंटरेस्ट पे करते हो, एक बार 30th सितंबर को और एक बार 31st मार्च को डिबेंचर्स के ऊपर. एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 15%. जब भी आप इंटरेस्ट देते हो डिबेंचर होल्डर्स को, उस इंटरेस्ट के ऊपर कुछ टैक्स आपको डिडक्ट करके गवर्नमेंट को भी देना है एज अ कंपनी. सो दैट इज 15%. अभी मैं आपको बताऊंगी. यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एंट्रीज रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट for the half yearly ending on 31st March 22 and transfer of interest to SPL. तो यहाँ पे वो हमसे पूरे साल की एंट्रीज नहीं मांग रहे हैं, नॉट फॉर द फुल ईयर, ओनली हाफ ईयर, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, जिसकी ऑब्वियसली सारी एंट्रीज वैसे 31 मार्च को ही होंगी क्योंकि उसी दिन आप इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे और पे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जर्नल. प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट. ऑल राइट. तो 31 मार्च को पहले हम ड्यू करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, जो कि एक्चुअली फेस वैल्यू पे ड्यू होता है. सो डिबेंचर इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो इसे हम डेबिट करेंगे. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इसमें से कुछ अमाउंट हमें गवर्नमेंट को देना है, सो दैट इज टू TDS पेबल अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. बाकी अमाउंट हमें देना है डिबेंचर होल्डर्स को. तो ये हमने अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर दी है, 1 towards government and 1 towards the debenture holders. So this is calculated on face value, like I said, 12,000 debentures है, 100 each, ये face value हो गई. 14%
फॉर 6 months, प्लीज बी केयरफुल। ये जो आपका इंटरेस्ट होता है ये पूरे साल का होता है, इसको अभी हमें 6 months के लिए करना है। तो ये आएगा हमारा 84,000। अब इस 84,000 पे 15% हमें गवर्नमेंट को देना है। लेट मी टेल यू, टीडीएस का जो रेट होता है वो फ्लैट रेट होता है, ये पर एनम वगैरह नहीं होता है, तो इसे 6 months मत कर देना। 84,000 का सिंपली 15% आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो आएगा 12,600 and then the remaining you have to pay to the debenture holders which will be 71,400। ये हमने ड्यू कर दिया अपना डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम इसको पे कर देते हैं। आप दो अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हो, टीडीएस पेबल की अलग, डिबेंचर होल्डर्स को जो पे कर रहे हो उसकी अलग, या कंबाइन भी कर सकते हो। तो ये जो हमने लायबिलिटी क्रिएट की थी अब हम इसे पे कर रहे हैं। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,600। देन सेम डेट डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 71,400। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ एक एंट्री ध्यान से पास करना, जो हमें एंड में डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है टू एसपीएल एज फाइनेंस कॉस्ट। ये हम पूरे साल का जो भी डिबेंचर इंटरेस्ट है वो एसपीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो हाफ ईयर का है, तो पूरे साल का कितना होगा 84,000 प्लस 84,000 यानी 1,68,000। तो 1,68,000 को आप ट्रांसफर करोगे एसपीएल में एज डिबेंचर इंटरेस्ट एज फाइनेंस कॉस्ट। तो ये डेबिट साइड पे आएगा एसपीएल में क्योंकि ये खर्चा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट। इस हेड में ये आता है टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ये हमने पहले डेबिट पे दिखाया हुआ था क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंस है, अब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज हो गई एंड 6 मार्क्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहां तक देख लीजिए एक बार। चलिए नाउ अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पर, जो कि हमारा 20 मार्क्स का है। तो 40 to 45 मिनट्स आप इसके लिए ले सकते हैं। सिंपल है, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो छोटे क्वेश्चंस ही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Operating cycle is the time between acquisition of assets for processing and their final realization into cash and cash equivalents। Operating cycle अगर आप in depth समझना चाहते हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो का, जहां मैंने थ्योरी डिस्कस की है फ्रॉम दिस चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो जब हम एसेट खरीदते हैं फिर उसे कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, फिर सेल करते हैं, फिर हमारे पास पैसे आते हैं, इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। और अगर ये डिफाइन नहीं होता तो हम इसे 12 मंथ्स मान लेते हैं। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स विल बी शोन अंडर। नाउ लेट मी टेल यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू दोनों ही हम शो करते हैं अंडर करंट लायबिलिटीज और इसमें अदर करंट लायबिलिटीज। क्या डिफरेंस होता है इसमें इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू में और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू में? ये समझने के लिए आप मेरे मेजर हेड्स और सब हेड्स वाला वीडियो जरूर कवर करना। उसमें मैंने 50 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए और वो 50 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो आप इसका डिफरेंस समझना, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स का क्या मतलब होता है और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू का क्या मतलब होता है। वैसे दोनों ही होती हैं करंट लायबिलिटीज और दोनों को ही हम अदर करंट लायबिलिटीज में शो करते हैं। देन विबग्योर लिमिटेड हैज करंट एसेट्स ऑफ 3,50,000 and it needs to pay off obligations of 2 lakh। मतलब ये आपकी करंट लायबिलिटी है जो आपको obligations पे करनी है। If the firm has to make a payment of current liability of 50,000, अगर आपको 50,000 पेमेंट करनी है किसी करंट लायबिलिटी को तो ऑब्वियसली आपका कैश जाएगा जिससे आपका करंट एसेट कम हो जाएगा
और करंट लायबिलिटी तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी क्योंकि उसे आप पे ऑफ कर रहे हो, तो इसके बाद आपकी करंट रेशियो कितनी रह जाएगी? सो दिस इज 3 लाख एंड दिस इज 1,50,000. सो वेरी वेरी सिंपल, 2:1 इज द आंसर. ठीक है, यहां तक देखो. चलिए आगे देखते हैं. सो स्टेटमेंट गिवन है आपको, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी एडेड बैक फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. तो जहां पे हम एडजस्टमेंट करते हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वहां पे हम इसे प्लस कर देते हैं अगर इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में. वैसे मैं आपको बता दूं, इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी होता है जहां पे आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को प्लस माइनस करते हो ना, आफ्टर गेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो वहां पे भी आप इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ट्रीट कर सकते हो एज अ करंट लायबिलिटी. तो इसके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है. देन नेक्स्ट देखते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नो, इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे तो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है. सो दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो यहां पर हम कहेंगे दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. राइट, दिस. देन इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन अंडर विच हेडिंग इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. Now let me tell you, bank overdraft is like a short term loan that you've taken from bank. इसका बढ़ना या कम होना दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम शो करेंगे. इवन दो दिस इज अ करंट लायबिलिटी, बट इसे हम वहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो नहीं करेंगे, इसे हम फाइनेंसिंग में शो करेंगे. अगर ये डिक्रीज हो रहा है यानी आपने रीपेमेंट कर दी है, आपने लोन को वापस कर दिया है. बढ़ रहा होता तो आपने मतलब लोन लिया है. In any case, this is a financing activity. उसके बाद 30th question, very very simple. Prayas Limited made a profit of 1,75,000 after considering the following items: goodwill written off, depreciation, loss on sale of building, gain on sale of land. Operating profit before working capital changes क्या होगा? तो ये आपका प्रॉफिट है जैसे सरप्लस आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स. तो इसमें हम गुडविल को ऐड कर देंगे, गुडविल रिटन ऑफ. ये हमारा डेप्रीसिएशन की तरह ही होता है, नॉन कैश एक्सपेंस. देन डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे, नॉन कैश. देन लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग को ऐड कर देंगे और गेन ऑन सेल को हम माइनस कर देंगे. एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 2,69,150. सो दिस इज द राइट आंसर. ऑलराइट, देन आपको पता है इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है जो वो आपसे सब हेड और मेजर हेड पूछते हैं. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो जो मैंने टॉप 50 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए. तो ये 3 मार्क्स का है यानी हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट हो जाएगा. यहाँ पर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसका जो मेजर हेड है दैट इज नॉन करंट एसेट और उसमें जो सब हेड है, अभी नाम चेंज हो गया ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. और उसके अंडर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो एक इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है. अनपेड डिविडेंड इज अ करंट लायबिलिटी और उसमें अदर करंट लायबिलिटी. सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर होल्डर्स फंड्स और उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस. इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन, अभी मैं आपके साथ बात कर रही थी, दिस इज अ करंट लायबिलिटी, उसमें अदर करंट लायबिलिटी. डिजाइन, दिस इज अ नॉन करंट एसेट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंडर ये हमारा जाएगा इनटैंजिबल एसेट्स में. इनटैंजिबल एसेट्स में और भी आते हैं जैसे माइनिंग राइट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, देन लाइसेंसेस, फ्रेंचाइज, कॉपीराइट, गुडविल. मॉर्गेज लोन ये लंबे समय का होगा, सो दिस इज अ नॉन करंट लायबिलिटी और उसके अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग. प्रॉपर एक टेबल बना के इसे अच्छे से लिख देंगे एंड यू विल गेट फुल मार्क्स. ठीक है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. चलिए आगे देखते हैं. हमें बैलेंस शीट गिवन है यॉर्कशायर लिमिटेड की. चलिए देखते हैं. वेरी सिंपल, डेट इक्विटी रेशियो इज डेट अपॉन इक्विटी. ये डेट हमारा लॉन्ग टर्म डेट होता है और इक्विटी हमारा होता है शेयर होल्डर्स फंड्स. सो यहां पर डेट हमारा आ जाएगा दिस वन, ये लॉन्ग टर्म है 60,000
और इक्विटी में हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड्स विच इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो दैट इज 2,10,000 प्लस 2,800. So this will be 0.28:1. ठीक है, चेक करो एक बार. Next we have current ratio which is very very simple. This is CA upon CL, current assets upon current liabilities. Current assets यहाँ पे clearly हमें दिख रहे हैं. This is 31,200 plus 43,200 plus 11,200 divided by current liabilities जो कि अगेन हमें क्लियरली गिवन है दिस वन 42,000. ये भी हमारा इस टू वन में निकलेगा. सो न्यूमरेटर हमारा आ गया 85,600 एंड डिनोमिनेटर इज 42,000. वी आर गोइंग टू गेट 2.03:1. दिस इज आवर आंसर. बहुत ही सिंपल है. देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ठीक है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो सिंपल है, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा. अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कैसे निकलेगा? हमें कुछ ऐसा गिवन नहीं है बट वी कैन फाइंड इट. जैसे ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है इसे आप प्रॉफिट मान लो क्योंकि और कुछ नहीं गिवन, तो इसी को मान लो कि इसमें सारा का सारा प्रॉफिट है. और आपको पता है कि ये जब हमने यहाँ पे लिखा है तो दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, मतलब जब ये प्रॉफिट यहाँ पे पहुंचता है बैलेंस शीट के अंदर एज सरप्लस तो ये आफ्टर इंटरेस्ट होता है. तो इफ दिस इज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट तो इसको बिफोर इंटरेस्ट करने के लिए हम इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे. एक्चुअली दिस इज आफ्टर टैक्स ऑल्सो बट हमें टैक्स नहीं गिवन है कहीं तो हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे. सो दिस इज द इंटरेस्ट 12% ऑफ 60,000. This is the interest. 12% of 60,000 is 7,200. तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब न्यूमरेटर हमें मिल गया. Then we are going to find the capital employed, which I told you, shareholders funds plus the long term borrowings. ये होता है हमारा capital employed into 100. So this is 10,000 divided by 272,800 into 100. This is 3.66 या 67%. This is the answer. ठीक है, ये परसेंटेज में आप फाइंड आउट करेंगे. दिस इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट खुद से देखना पड़ा, सरप्लस हमने ले लिया बट दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, तो इसे बिफोर करना पड़ेगा. टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं थी इसलिए हमने उसकी बात नहीं की. नाउ ये भी क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का था. अब यहां से हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेरिडियन लिमिटेड ऑन 31st March 22 एंड 31st March 23. ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है. तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ या फिर कंपैरेटिव एसपीएल बनाओ, ऑप्शन है. यूजुअली ऑप्शन होती भी है कॉमन साइज और कंपैरेटिव में, बट वी डोंट नो कि बैलेंस शीट और एसपीएल में ऑप्शन होगी या बैलेंस शीट में ऑप्शन होगी, कैसे भी हो सकता है. दोनों ही बनाने बहुत ज्यादा सिंपल है. यहाँ पे प्रॉपर अच्छा सा फॉर्मेट आप रखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि देखा जाए इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीज तो है नहीं. इट्स नॉट टेक्निकल, इट्स जस्ट कैलकुलेशंस, राइट. तो अभी हम पहले बना लेते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट. कॉमन साइज बैलेंस शीट और ये है मेरिडियन लिमिटेड. ठीक है, सो वी हैव 4 मेन कॉलम्स. साथ में आप एक नोट नंबर का रख सकते हैं. पहले हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखेंगे 31st March 22 को जो एंड हो रहा है, देन 31st March 23 को जो एंड हो रहा है.
फिर आपको पता है कॉमन साइज जब हम बना रहे होते हैं तो हम सभी वैल्यूज को फाइंड करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑफ दैट साइड। अगर लाइबिलिटी साइड की बात हो रही है तो टोटल ऑफ लाइबिलिटीज से हम डिवाइड करेंगे, और अगर एसेट साइड की बात हो रही है तो टोटल ऑफ एसेट से डिवाइड करेंगे, विच इज एक्चुअली द सेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ये दोनों कॉलम्स में। ये हो गया हमारा 31 मार्च 22 का और ये हो गया हमारा 31 मार्च 23 का। ठीक है, सिंपल है, प्रॉपर बट सुंदर सुंदर आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पहले अमाउंट की बात करूं, ये 5 लाख हो गया, देन वी हैव 10 लाख। दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल। ओके, देन वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूं बट प्लीज मेक श्योर आप प्रॉपर तरीके से लिखें। 3 लाख, 2 लाख। देन वी हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज 5 लाख एंड 8 लाख। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में वी हैव ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इसमें हमारा आ जाता है 2 लाख एंड 4 लाख। अब जैसे हम इस साइड का टोटल कर सकते हैं, दिस विल बी 15 लाख एंड दिस विल बी 24 लाख। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे जो वैल्यू लिखोगे यहां पे, दैट इज 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, सो दैट इज 33.33। परसेंटेज हमने ऊपर लिख दिया है तो बार बार परसेंट नहीं लिखेंगे। 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 यहां पे लिखेंगे, सो दैट इज सिंपल 20%। 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, और ये टोटल हमारा आ जाता है 100 ऑफ कोर्स। देन हियर 10 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100, 41.67। 2 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100, 8.33। 8 lakh divided by 24 lakh into 100, 33.33. 4 lakh divided by 24 lakh into 100, 16.67. ठीक है, सो दिस इज आवर लाइबिलिटी साइड। इसी तरह से आप एसेट साइड भी कर देंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट। एसेट्स में फर्स्ट वी हैव नॉन करंट एसेट्स, उसके अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इनटैंजिबल एसेट्स में वी हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सो दैट इज 10 लाख प्रीवियस ईयर की वैल्यू है और 15 लाख यहां की वैल्यू है। देन करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 5 लाख एंड यहां पर 9 लाख। देन टोटल जो कि ऑब्वियसली सेम ही आएगा, यहां पे 15 लाख एंड यहां पर 24 lakhs. So यहाँ पे 10 lakh divided by 15 lakh into 100, 66.67. 5 lakh divided by 15 lakh into 100, 33.33. And here 15 lakh divided by 24 lakh, 67.50. 9 lakh divided by 24 lakh into 100, 32.5. ये हो गई हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट। देख लीजिए एक बार। उसके बाद बच्चे हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं अपना कंपैरेटिव एसपीएल। कंपैरेटिव एसपीएल मैं यहीं पे बना रही हूँ। वैसे ये 34 क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो गया, बट आई विल यूटिलाइज दिस स्पेस। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 4 मेन कॉलम्स, एक नोट नंबर
और यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे. दिस इज 2022 एंड 2023. यहाँ पर इसको अगर हम A और B कह दें तो ये C जो है दिस इज B माइनस A, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज. और यहाँ पे D हो जाएगा C अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज. ठीक है. फर्स्ट वी हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो आपकी नेट सेल्स होती है 15 लाख, और यहां पर है 20 लाख. तो इसका जो एब्सोल्यूट चेंज है 20 लाख माइनस 15 लाख, ये आ जाएगा आपका 5 लाख. ठीक है. देन वी हैव अदर इनकम. अदर इनकम जैसे और इनकम्स हो सकती है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आ गया हमारा 4 लाख एंड 10 लाख. ठीक है. इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे. दिस इज 19 लाख एंड दिस इज 30 लाख. दिस इज आवर टोटल इनकम. ये टोटल इनकम हो गया हमारा. इसको आप कह सकते हो 1, इसको 2, इसे अगर 3 कह रहे हो तो ये हो गया 1 प्लस 2. देन 4 पे आ जाते हैं हमारे एक्सपेंसेस. अब एक्सपेंसेस यहाँ पर है हमारे पास, देयर इज अ मिसप्रिंट हियर, यहाँ पे एक 0 और होना चाहिए. दिस इज 15 लाख एंड हियर इट शुड बी 21 लाख. इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो वी वुड गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर जब उसमें से हम टैक्स को माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 50%, तो वी वुड गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो वी वुड गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसे कह दो 6 और इसे कह दो 7. ऑलराइट. तो यहाँ पे 19 लाख माइनस 15 लाख विल गिव यू 4 लाख. 50% का टैक्स हो गया तो 50% ऑफ 4 लाख 2 लाख, एंड देन वी गेट 2 लाख एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यहाँ पर 30 लाख माइनस 21 लाख 9 लाख. 9 लाख में से 50% माइनस 4 लाख 50,000, देन वी गेट 4 लाख 50,000. अब डिफरेंस देखते हैं. चेंज 10 लाख माइनस 4 लाख, यहाँ पे आ गया आपका 6 लाख. 30 लाख माइनस 19 लाख, दिस इज 11 लाख. 21 lakh minus 15 lakh, this is 6 lakh. 9 lakh minus 4 lakh, this is 5 lakh. 4 lakh 50 minus 2 lakh is 2 lakh 50. 4 lakh 50 minus 2 lakh is 2 lakh 50. Alright, now this column 5 lakh divided by original into 100, 5 lakh divided by 15 lakh, 33.33. 6 lakh divided by 4 lakh into 100, 150% आ गया. 11 lakh divided by 19 lakh, 57.89. 6 lakh divided by 1 lakh 50 आ गया हमारा 40. Then 5 lakh divided by 4 lakh into 100, 125. 2 lakh 50 divided by 2 lakh, 125. And 2 lakh 50 divided by 2 lakh, 125. तो अच्छे से इसे प्रेजेंट कर देंगे and you are going to get full 4 marks. Okay, then moving on to the last question. Cash flow statement का question है 6 marks का. Balance sheet given है Havells Limited की और हमें cash flow statement बनानी है. This is the balance sheet which is given and we have notes to accounts. ठीक है, notes to accounts given है और देखा जाए तो सिर्फ एक ही आपको additional information में बात given है, एक ही adjustment है, that is debentures interest से related. So this is not going to be difficult. तो जब भी हम cash flow statement start करते हैं, we start with net profit before tax and extraordinary items और उसे find out करने के लिए हम एक working बनाते हैं. वैसे तो best होता है कि आपकी working आपकी main solution के बाद है, तो एक रफ आइडिया लेना होता है कि कितना स्पेस आपको मेन सोल्यूशन के लिए चाहिए और फिर आप वर्किंग बनाना स्टार्ट करें. बट ऑफ कोर्स वर्किंग चाहिए पहले, तभी आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे टू कैलकुलेट
calculation of net profit before tax and extraordinary items, before tax and extraordinary items। ठीक है, तो यहाँ पे हम सरप्लस से स्टार्ट करते हैं और इस वर्किंग में हम बात करते हैं अगर टैक्स से रिलेटेड कोई बात है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड से रिलेटेड अगर कोई बात है, एंड ऑफ कोर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट डू वी हैव। यहाँ पे हमें सरप्लस गिवन है 60,000 का पहले था और 3,20,000 का हो गया एट द एंड, यानी कि 2,60,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया होगा ड्यूरिंग दिस ईयर। देन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 60,000 का स्टार्टिंग में जनरल रिजर्व था और एंड तक आते आते 1,40,000 का हो गया, यानी हमने 80,000 के प्रॉफिट्स इसमें ट्रांसफर किए होंगे जो हम अपने सरप्लस में ऐड कर देंगे। सो हियर वी वुड स्टार्ट सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल, जो हमारी क्लोजिंग वैल्यू है दैट इज 3,20,000 माइनस सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल जो हमारी ओपनिंग वैल्यू है दैट इज 60,000। तो इस साल हमने जो अर्न किया होगा प्रॉफिट दैट मस्ट बी 2,60,000। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो मैंने अभी आपको शो किया था 80,000। अदर देन दिस अगर टैक्स से रिलेटेड कोई बात है, डिविडेंड से रिलेटेड कोई बात है, वो भी हम करेंगे। जैसे यहाँ पे टैक्स की 2 वैल्यूज गिवन है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में, तो आई हाईली रेकमेंड कि आप मेरा टैक्स से रिलेटेड वीडियो जरूर कवर कर लेना। मैंने बहुत डिटेल में सभी पॉसिबल सिचुएशंस डिस्कस किए हैं एंड स्टूडेंट्स को सच में बहुत हेल्प हुई है उस वीडियो से। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू कवर दैट अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक में। तो ये हमारी ओपनिंग वैल्यू है और ये हमारी क्लोजिंग वैल्यू है। जब हमें 2 वैल्यूज गिवन होती हैं टैक्स की, तो हम क्या कहते हैं, पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था टैक्स का वो इस साल पे किया होगा, तो टैक्स पेड हमारा नीचे नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंड में जाके माइनस होता है, और इस साल जो प्रोविजन बनाया है वो इसी साल की तैयारी है प्रोविजन की, और इसे हम यहाँ पे प्रॉफिट्स में ऐड बैक करते हैं। पूरा लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया, वो वीडियो जरूर देखिएगा। सो प्रोविजन फॉर टैक्स विच यू हैव क्रिएटेड इन दिस ईयर दैट इज 1,18,000। सो दिस इज 4,58,000। यहां से हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद cash flow from operating activities, and the first item जो हम यहाँ पे लिखेंगे that is this net profit before tax and extraordinary items। जो हमें वर्किंग से मिली है। आई वुड राइट अगेन, नेट प्रॉफिट, लिखने में कोई कंजूसी नहीं, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 4,58,000। ठीक है, नाउ इसमें हम एडजस्ट करते हैं अपनी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यहाँ पे हमें बहुत ही कम एडजस्टमेंट्स गिवन है, बट जो भी है वो एक बार हम देखते हैं। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऑलराइट, यहाँ पे एक तो हमें डेप्रीसिएशन दिखाई दे रही है, आई विल शो यू। देखो, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, कोई परचेज सेल की बातें नहीं हो रही, तो इसका अकाउंट बनाने की वैसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सीधा कह सकते हैं कि
पिछले साल के एंड में 1,15,000 था टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और इस साल के एंड में टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1,20,000 है। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बनाओगे भी तो भी आपको यही मिलेगा कि 5,000 की डेप्रीसिएशन आपने इस साल चार्ज की होगी, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ये भी हम अभी ट्रीट कर लेते हैं। 12% डिबेंचर्स, वो कह रहे हैं जो आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 1 सितंबर 22 को इशू किए हैं। जो डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं वो 1 सितंबर 22 को इशू किए हैं और ये हमारा ईयर है 31 मार्च 22 को एंड हो रहा है एंड दिस इज 31 मार्च 23। ओके, इसे देखते हैं कैसे हम ट्रीट करेंगे। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 22 से चले हम और 1 सितंबर 22 को यहाँ पे न्यू डिबेंचर्स इशू हुए हैं एंड देन वी रीच्ड द एंड ऑफ द ईयर। सो यहाँ पे हमारे पास जो डिबेंचर्स है एट द बिगिनिंग वो है 3 लाख के डिबेंचर्स। तो 3 लाख के डिबेंचर्स पर 12% पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स का। माइंडेड ये 1 सितंबर है, 30 सितंबर नहीं है, तो सितंबर का मंथ आप काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद अब आपके डिबेंचर्स हो जाएंगे टोटल 5 लाख। यहाँ पे 2 लाख के ऐड हुए तो टोटल 5 लाख के डिबेंचर्स आपके चलेंगे फॉर 7 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 7 मंथ्स के लिए आपके चलेंगे 5 लाख के डिबेंचर्स। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 लाख के डिबेंचर्स चले पूरे साल के लिए और जो नए 2 लाख के डिबेंचर्स हैं वो चले 7 मंथ्स के लिए, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू वुड गेट 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और ये हमारी छुपी हुई बात है, हिडन एडजस्टमेंट है। इसका ट्रीटमेंट हम 2 जगह पे शो करेंगे। एक तो हम इसे एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे, जो अभी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, वहां पे हम ऐड करेंगे। और फिर इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे क्योंकि इसकी एक्चुअल नेचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है। एज एन आउटफ्लो हम वहां पे इसे शो करेंगे। सो डेप्रीसिएशन अभी मैंने आपको बताया था 5,000 बन रही थी और यहाँ पर साथ ही हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की भी, which we have calculated as 50,000. So this is 5,13,000 और इसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम बात करते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की। वी से इसका भी पूरा लॉजिक है बट हम शॉर्ट में ये बोल देते हैं कि बुरी बातें हम कर देते हैं ऐड, जैसे करंट एसेट का कम होना और करंट लाइबिलिटी का बढ़ना, और अच्छी बातें हम कर देते हैं लेस, जैसे करंट एसेट का बढ़ना और करंट लाइबिलिटी का कम होना। तो लेट अस सी यहाँ पे हमारे पास कौन से करंट एसेट्स और कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं। हियर वी हैव, लेट्स लुक हियर, करंट एसेट्स में देखो करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को तो हम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन इसे ट्रीट करते हैं। तो वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स। साल के शुरू में 1,50,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, साल के एंड में 4,40,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे बढ़े हैं 2,90,000 से। ओके, देन करंट लाइबिलिटीज में देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे, तो यहाँ पे नहीं शो करेंगे। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की पोर्टली है, पोर्टली मतलब इसका नोट है और नोट में हमने इसके बारे में बात की रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो उसकी बातें हो गई। पिछले साल का प्रोविजन इस साल का पेड और इस साल का प्रोविजन इस साल की तैयारी विच वी हैव एडेड इन द वर्किंग नोट, तो इसे भी हम करंट लाइबिलिटी में यहाँ पे शो नहीं करेंगे। Here we will only talk about trade receivables और trade receivables यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो हम इसको कर देंगे माइनस, increase in trade receivables, इसे हम यहाँ पे कर देंगे माइनस 2,90,000. Now we will get cash generated from operations
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, वी विल गेट 2,23,000। फाइनल स्टेप फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें से हम माइनस करेंगे कैश पेड एंड देन वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्स पेड जो हमारा पिछले साल का प्रोविजन है वो इस साल का पेड है, विच इज 46,000। ठीक है, 46,000 इज टैक्स पेड। तो इन दोनों को माइनस करके अब हमें मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज 1,77,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग में जैसे अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, बेचा है, उसकी बातें हम करते हैं। सो लेट अस सी, कोई वैसे एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, नोट्स में देखते हैं क्या हमें पता लग रहा है। पेटेंट्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, अगर पेटेंट्स की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही होती तो हम इसको रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइज मानते और डेप्रीसिएशन की तरह यहाँ पे ऐड कर देते। बट अगर बढ़ रही है पेटेंट्स की वैल्यू तो दैट इज परचेज ऑफ पेटेंट्स विच इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी देखो 7,50,000 से 11 लाख हो रहा है, हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहोगे नहीं मैम हम तो अकाउंट बनाएंगे, तो आप बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में यहाँ पे BD CD लिखोगे एंड यहाँ पे आएगा आपका डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, और ये आपका अलग ही अकाउंट है प्लांट एंड मशीनरी का। यहाँ पे अगर होता है डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट तो फिर वो यहाँ ट्रांसफर होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 7,50,000 का प्लांट एंड मशीनरी था स्टार्टिंग में और 11 लाख का हो गया एंड में, यानी आपने 3,50,000 का प्लांट एंड मशीनरी और खरीदा है। और यहाँ पे 1,70,000 से पेटेंट्स हो रहे हैं 2,68,000, तो यहाँ पे 98,000 के आपने पेटेंट्स खरीदे हैं। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड परचेज ऑफ पेटेंट्स, यही दो चीजें हम शो करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ, ये हमारा आउटफ्लो होगा। प्लांट एंड मशीनरी दिस इज 3,50,000 and payment for purchase of patents, so that is 98,000। तो ये हमारा नेगेटिव में आएगा, इसलिए हमने लिखा है नेट कैश यूज्ड इन, दिस इज 4,48,000। देन अब हम लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कैश फ्लो from financing activities, cash flow from financing activities। Now financing activities में एक तो हमारा interest on debentures था जो हमने कैलकुलेट किया था 50,000 का। So payment of interest on debentures, then हमने debentures issue भी किए थे during the year, issue भी किए थे debentures during the year। एक बार देखते हैं कितने इशू किए थे डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर देखो 3 लाख से 5 लाख हो रहे हैं, तो 2 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए। यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा 42,000 से 1,15,000 हो रहा है, यानी हमने लोन लिया है बैंक से 72,000 का, ये भी हमारा फाइनेंसिंग में जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स भी, और देखते हैं अगर कोई शेयर कैपिटल वगैरह है, सो दैट इज 5,80,000 से 7,90,000 की हो रही है शेयर कैपिटल, यानी हमने शेयर्स इशू किए हैं 2,10,000 के, ये भी हमारा फाइनेंसिंग में जाएगा। सो वी हैव टोटल 4 आइटम्स जो हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करनी है। एक तो हमने लिख दिया यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देन वी हैव प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ये पैसे आ रहे हैं हमारे पास, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 2,10,000। देन इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने लोन लिया है बैंक से, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज 73,000। एंड हमने इशू किए हैं डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स जो कि हैं
2 लाख के, राइट। तो ये सारी चीजें हम फाइनेंसिंग में शो कर रहे हैं। लेट अस सी इसका क्या टोटल आता है। ये तो हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। सो दिस विल बी 4,33,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसमें हम ऐड करेंगे, इन तीनों को पहले हम ऐड कर देते हैं, ए बी सी को, ए प्लस बी प्लस सी, और इसके लिए हम लिखेंगे नेट डैश इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अगर ऐड करके पॉजिटिव में आता है तो नेट इंक्रीज, और अगर नेगेटिव में आता है तो नेट डिक्रीज। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1,77,000 प्लस 4,33,000 माइनस 4,48,000, तो ये पॉजिटिव में हमारा आएगा एंड इट विल बी 1,62,000। सो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, एंड एक्चुअली इसमें 2 आइटम्स है हमारे पास, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट्स और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सो 70,000 प्लस 63,000, यहाँ पे 70,000 प्लस 63,000, ये दोनों मिला के आता है हमारा 1,33,000, एंड दिस शुड मैच विद क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, जिसमें अगेन हमारे पास वही 2 चीजें हैं। सो वी हैव 1,40,000 प्लस 1,55,000, 1,40,000 प्लस 1,55,000, ये हमारा आएगा 2,95,000, और इन दोनों को मिला के भी आएगा 2,95,000, यानी सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा सैम्पल पेपर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपने इससे कुछ सीखा, एंड जो भी वीडियोस आपको चाहिए प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। कोई भी डाउट्स हैं वो भी कमेंट्स में पूछ लो, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।